हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिविक्स में भारत में शासन व्यवस्था अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हमने प्रकरण कानून बनाने की प्रक्रिया को आज लिया है। कानून कैसे बनता है? पहले कोई भी जो कानून बनता है हमारे देश में, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो कानून किसका प्रमुख कार्य होता है? कानून जो है संसद का प्रमुख कार्य होता है, कानून बनाना। इसके लिए पहले कार्यपालिका द्वारा इसमें पहल की जाती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले उसी के द्वारा पहल की जाती है। कोई भी विधेयक सबसे पहले कार्यपालिका में प्रस्तुत होता है, प्रस्तावित किया जाता है। कोई भी प्रस्तावित कानून संसद में एक विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। यह विधेयक संसद में पारित होने से पहले होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही दोनों पहले तो दोनों सदनों में जाता है। कोई भी विधेयक पारित होने के लिए उसमें दोनों सदनों में जाता है और उसमें वाचन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनने के लिए। वो विधेयक जब राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति दे देते हैं तो वो देश में कानून के रूप में बन जाता है वो विधेयक। अब प्रश्न यह उठता है कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है? विधेयक मुख्यतः दो तरह के होते हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक। साधारण विधेयक जो होता है वो भी दो तरह का होता है, गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। साधारण विधेयक जो है प्रस्तावित करने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को है। ये लोकसभा में भी स्टार्ट हो सकता है, वहाँ के कोई भी सांसद इसको प्रस्तावित कर सकते हैं और राज्यसभा के भी कोई भी सांसद प्रस्तावित कर सकते हैं इस विधेयक को। गैर सरकारी विधेयक जो होता है ये जो है मंत्री द्वारा प्रस्तावित नहीं किया जाता, ये सांसद द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। और गैर सरकारी विधेयक किसी सांसद द्वारा भी प्रस्तावित किया जा सकता है और किसी मंत्री द्वारा भी। गैर सरकारी विधेयक जो है सर्वप्रथम सदन के पटल पर ना रखकर ये सचिवालय में पेश किया जाता है और तथा इन्हें सदन में प्रस्तुत जब संभावना होती है तभी वहाँ पर प्रस्तावित किया जाता है। और जब तक उसकी अनुमति अध्यक्ष नहीं दे देते हैं लोकसभा के, तब तक उसको प्रस्तावना के लिए नहीं लाया जाता है। सरकारी विधेयक जो होता है, दूसरा है सरकारी विधेयक। जो सरकारी विधेयक है जो वो प्रस्तावित संसद में मंत्रियों के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। संसद में, लोकसभा में जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा ये सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक जो होता है इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। जो विधेयक जो होता है धन से संबंधित होता है, जैसे कि टैक्स लगाना, सरकारी व्यय, ऋण प्राप्त करना आदि, ये विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। और कुछ विधेयकों में मतलब अगर कंफ्यूजन हो कि ये धन विधेयक है कि नहीं, तो अध्यक्ष इसका फैसला करते हैं कि ये धन विधेयक है भी कि नहीं है। अब इनका प्रोसीजर क्या है? कोई भी विधेयक कानून बनने से पहले किन किन उनको चरणों से, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। साधारण विधेयक पारित होने के पश्चात कई अवधारणाओं, प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके लिए 3 वाचन होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 3 वाचनों से गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन
का चरण और तृतीय वाचन का चरण इजी होता है, आसान होता है, लेकिन द्वितीय वाचन में उस पर काफ़ी बहस होती है और उसको विभिन्न समितियों से होकर गुजरना पड़ता है। उसकी काफ़ी उसकी पड़ताल की जाती है और उसके बाद वो विशेषज्ञों से राय ली जाती है, तब जाके, और विधिवेताओं जो होते हैं, विधियों का जो निर्माण करते हैं, उनसे भी सलाह लेकर ही वो विधेयक प्रस्तावित किया, उसको आगे के सदनों में भेजा जाता है। प्रथम वाचन में मंत्रिपरिषद के सदस्य, अब ये जो स्टेप्स है, इसमें लोकसभा में अगर कोई विधेयक गया पहले तो, या राज्यसभा में, तो उसमें प्रथम वाचन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। प्रथम वाचन में मंत्रिपरिषद के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से विधेयक को सदन में प्रस्तुत करते हैं। प्रथम वाचन की अवस्था बहुत सरल होती है। जिस मंत्री को विधेयक प्रस्तावित करना होता है वह पहले अध्यक्ष से अनुमति लेता है। अब अध्यक्ष प्रश्न सदन के समक्ष रखता है। अगर सभी सदस्य स्वीकृति दे देते हैं तो संबंधित मंत्री को सदन में विधेयक का शीर्षक पढ़ने और उद्देश्य क्या है उस विधेयक का, वो सुनाने को कहा जाता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन के बाद हमारा द्वितीय वाचन होता है उसी कुछ समय पश्चात। द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें विधेयक के खंडों तथा उपखंडों पर विस्तृत रूप से सदन में बहस होती है कि सारे पहलुओं पे उस पर विचार किया जाता है। और इसको सबसे पहले विधेयक पर सदन स्वयं व्यापक बहस करता है कि ये इस विधेयक के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, देश को की उन्नति में सहायक है कि नहीं, इस कानून बनने में ये विधेयक देश की जनता के हित में है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं विस्तृत रूप से। फिर विधेयक का बहुमत द्वारा समर्थन किए जाने के पश्चात ये प्रवर समिति को के पास भेजा जाता है। अब प्रवर समिति जो है, अगर ये प्रवर समिति के पास पहुंच गया विधेयक, तो क्या होता है, वो विधेयक उस पर विस्तृत निरीक्षण करता है। उस प्रवर समिति जो है उस विधेयक पे विस्तृत निरीक्षण करते हैं और संबंधित प्रत्येक अनुच्छेद का निरीक्षण किया जाता है। और वो समिति जो है विधिवेताओं और विशेषज्ञों की राय भी लेता है। समिति जो है राय लेती है कि ये अगर ये विधेयक कानून बन जाता है तो इस विधेयक का कोई नुकसान तो नहीं है, कुछ ये हमारे देश के लिए हितकर है कि नहीं। सारे पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। पूरे विचार विमर्श के बाद ही रिपोर्ट सदन में वापस भेजी जाती है और पुनः विधेयक को दोनों सदनों के संयुक्त समिति को, अगर विधेयक जो है बहुमत द्वारा समर्थन किए जाने के पश्चात उसे प्रवर समिति पे भेजा जाता है। तो प्रवर समिति जो है उस पर अपना डिस्कशन करती है और उसको निरीक्षण करती है कायदे से। पुनः विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाता है और जनमत जानने के लिए भी इसे जनता के में वितरित किया जाता है। और इसके बाद जो है यह विधेयक द्वितीय वाचन इसका संपूर्ण हो जाता है। तृतीय वाचन में जब द्वितीय वाचन जो है पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात मंत्रिपरिषद विधेयक को पारित करने के लिए सदन में अनुरोध करता है कि इस विधेयक के बहुत फ़ायदे हैं और वो मतलब उसमें द्वितीय वाचन में ये सक्सेस हो गया है, ये इसका समर्थन इस विधेयक को समर्थन प्राप्त हो चुका है सभी सांसदों का। तो तृतीय वाचन में विधेयक पर कोई बहस न करके विधेयक के मूल सिद्धांतों पर हुए भाषण एवं बहस संबंधी संशोधन किए जाते हैं। संशोधन होता है थोड़ा सा उस वाचन पर और विधेयक पर, और संपूर्ण विधेयक
पर मतदान कराया जाता है इसमें, और सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत को स्वीकृति की आवश्यकता होती है इस विधेयक को। उसके बाद ये लोकसभा से पारित हो जाता है और ये द्वितीय सदन में जाता है। द्वितीय सदन हमारा राज्यसभा होता है। राज्यसभा में जब ये विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। राज्यसभा में प्रथम सदन की तरह दूसरे सदन में भी विधेयक की तीनों वाचनों से गुजरना पड़ता है। प्रथम सदन, जिस तरह से प्रथम सदन जो है लोकसभा है, उसमें पूरे इसकी बहस से गुजर के प्रथम वाचन से द्वितीय वाचन से तृतीय वाचन से वो जब पूरा गुजर जाता है, तब ये जब राज्यसभा में जाता है यह विधेयक, तो वहाँ भी वही प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसका परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं कि कुछ ये परिणाम जो होते हैं, जैसे विधेयक पारित अगर हो गया तो उसके पास वो अगर वहाँ से भी वो विधेयक पारित हो गया, सबका बहुमत मिल गया उस विधेयक को, तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। उसका परिणाम ये कुछ हो सकते हैं, ये 3-4 परिणाम हो सकते हैं। या तो वो सबका बहुमत मिल गया उस विधेयक को, तो वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा, वो उसको सहमति दे देंगे अपनी, तो वो कानून बन जाएगा विधेयक। दूसरा है कि विधेयक में कुछ संशोधन करके उसे पारित किया जाए और संशोधन के लिए फिर से विधेयक जो है पहले वाले सदन में भेजा जाए। इस दशा में यदि प्रथम सदन संशोधन पर विचार करके उसे स्वीकार कर लेता है तो विधेयक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस विधेयक में जब तब गतिरोध हो जाता है अगर जो है मानने से इनकार कर देता है प्रथम सदन जो है कि संशोधन वो नहीं करेगा। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने कहा कि ये विधेयक ठीक तो है, लेकिन वो कहता है प्रथम सदन को इसमें कुछ संशोधन कर दीजिए, तो अगर प्रथम सदन जो है लोकसभा इसमें संशोधन को नहीं स्वीकार करता है तो मानने को मना कर देता है, तो इसमें गतिरोध आ जाता है। दूसरा सदन, अब ये एक और चीज़ हो सकती है इसमें, दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे और इसमें गतिरोध हो जाता है। फिर दूसरे सदन अगर अस्वीकार कर देता है तो इस दशा में राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उस विधेयक को पारित करने के लिए वो मतदान करवाता है और अगर वो बहुमत से पारित हो जाता है तो ये कानून बन जाता है। जब दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति स्वेच्छा से अनुमति देता है या नहीं भी देता है तो पुनः विचारार्थ विधेयक सदन के वापस कर सकता है वो, और जहाँ से ये प्रारंभ हुआ था। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो अगर इस विधेयक को ना माने भाई कि ये ठीक नहीं है, विचार के लिए पुनः विचार कीजिए इस विधेयक पे, तो फिर से वो प्रथम सदन के पास आ जाता है विधेयक। जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे देता है तो विधेयक विधि बन जाती है, तथा जब अनुमति नहीं देता है तो विधेयक नष्ट हो जाता है। यही राष्ट्रपति का विधेयक के प्रति वो वीटो शक्ति होती है कि वो उसके पास ये पावर होती है कि वो कानून बनने दे या ना बनने दे। जब राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए विधेयक को लौटा देता है परंतु दोनों सदन राष्ट्रपति का सुझाव स्वीकार किए विधेयक पुनः पारित करके, राष्ट्रपति अगर आपका जो विधेयक है सुझाव के लिए भेजता है कि प्रथम सदन में भेजता है, द्वितीय सदन में भेजता है, अगर उस बिना विचार किए राष्ट्रपति के सुझावों का वो फिर से वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति को इस विधेयक को स्वीकार करना ही पड़ जाता है अगर विचार के लिए भेजते हैं। तो अगर विचार के लिए नहीं भेजते हैं और वो कह देते हैं कि ये विधेयक नहीं स्वीकार है तो वो कानून नहीं बन सकता। अगर विचार के लिए पुनः भेजते हैं और फिर से वो सदन दोनों सदनों से गुजर के फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक को कानून बनाने के लिए
के अलावा कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं रह जाता है। अब धन विधेयक कैसे पारित होता है, क्या प्रक्रिया होती है? धन विधेयक को पारित करने से के पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है पहले से ही, और ये जो विधेयक है लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है इस विधेयक को पहले प्रस्तुत। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। इस पर विचार करके इसे पारित करने के लिए राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, उन्हें इसे स्वीकार करना मतलब इसलिए राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार करना ही पड़ता है इसको। और इसे या तो विधेयक पारित करना होता है, इसे या तो या फिर केवल इसके संबंध में कुछ सुझाव वो मतलब उसको मंजूरी देनी ही पड़ती है राज्यसभा को, या तो उसमें वो कुछ सुझाव दे सकता है कि ये विधेयक में कुछ संशोधन कर लीजिए। ठीक है। यदि राज्यसभा कुछ सुझाव देती है तो विधेयक लोकसभा के पास वापस आ जाता है। लोकसभा इसके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है और इनके सुझाव को मान सकती है या नहीं भी मान सकती है। किसी भी परिस्थिति में धन विधेयक राज्यसभा में वापस नहीं भेजा जाता है, बल्कि राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए सीधा भेज दिया जाता है। राज्यसभा यदि धन विधेयक को अपने पास 14 दिन से अधिक रोकती है तो यह माना जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, मतलब उसे उस धन विधेयक को स्वीकार ही करना पड़ता है। अब आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि कितने तरीके के होते हैं विधेयक। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक होते हैं और धन विधेयक होता है। साधारण विधेयक भी 2 प्रकार का होता है, गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक जो होता है वो कोई भी सांसद प्रस्तुत कर सकता है, वो लोकसभा का सांसद प्रस्तुत कर सकता है, और सबसे पहले ये विधेयक सचिवालय में जाता है, संसद में नहीं जाता है सीधे और अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत नहीं होता है। और सरकारी विधेयक जो होता है मंत्री करता है और प्रस्तावित करता है, और वो जो है मंत्री वो संसद में अधिकांश समय संसद का सारा अधिकांश समय जो है वो सरकारी विधेयक को निपटाने में लगा रहता है। धन विधेयक जो होता है वो अनुच्छेद 110 में वर्णित है, जिस विधेयक में धन से जिसका संबंध जो होता है धन से होता है, जिस विधेयक का, उसको धन विधेयक कहते हैं। जैसे कि सरकार कोई टैक्स लगाना चाह रही है और सरकारी व्यय करना चाह रही है, ऋण प्राप्त करना चाह रही है, तो वो धन विधेयक कहलाता है। और ये विधेयक पारित करने के लिए संसद में विधेयक पारित होने के लिए कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रक्रिया में 3 वाचन आते हैं। प्रथम वाचन में जिस मंत्री को विधेयक पारित करना होता है वो अध्यक्ष के समक्ष अपना प्रस्तुत करता है प्रस्तावित करने के लिए विधेयक, और वो तब उनकी अनुमति, अध्यक्ष की अनुमति से, और वह विधेयक वहाँ सारे सदन के समक्ष रखता है, और स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उसको शीर्षक पढ़ता है और उसका उद्देश्य पढ़कर सुनाता है लोगों को। द्वितीय वाचन में वो जो है विधेयक जो है वो बहुत ही उसमें विश्लेषण किया जाता है, उस पर बहस होती है। आप विधेयक क्या है उसकी व्यापक बहस होती है, और उसको प्रवर समिति के पास भी भेजा जा सकता है।
प्रवर समिति इस पे गहनता से विचार करती है, विधिवेत्ताओं से राय लेती है, विशेषज्ञों से राय लेती है कि इस विधेयक में कुछ दोष तो नहीं है। और जब वो संतुष्ट हो जाते हैं पूरे, तो वो विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जाता है, या तो पुनः विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, या तो उसको जनमत जानने के लिए जनता में वितरित किया जा सकता है, और कि इस पे कानून बनना चाहिए कि नहीं, इस पे विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन में मंत्रिपरिषद विधेयक को पारित करने के लिए अनुरोध करती है कि ये सदन से, और उस पर वो मतदान होता है और वो नेक्स्ट सदन के लिए भेजा जाता है, राज्यसभा के। राज्यसभा में भी ये सारी प्रक्रिया स्वयं वैसे ही चलती है। राज्यसभा में तीनों वाचन होते हैं पुनः, और उसके कुछ परिणाम हो सकते हैं, या तो वो विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे, या तो वो आपने कुछ उसमें संशोधन के लिए पुनः लोकसभा के पास भेज दे, या तो उसका वो विरोध ही कर दे पूरी तरह से। अगर वो पुनः विचार के लिए भेजती है तो वो माने या ना माने लोकसभा, ये उस पर डिपेंड करता है। ऐसे स्थिति में बाधा आ जाती थी। और अगर राज्यसभा इस लोकसभा के विधेयक को ही खंडित कर दे तो ऐसी स्थिति में भी बाधा आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुला के बहुमत प्राप्त करते हैं। अब राष्ट्रपति जो है उस पर अगर हो सकता है पुनः विचार के लिए भेज दें दोनों सदनों में किसी विधेयक को, तो पुनः विचार के लिए जब भेजते हैं तो उसमें भी ये है कि राष्ट्रपति जब पुनः विचार के लिए भेजते हैं, तो अगर वो दोनों सदन ही कह दें कि ठीक है, उस पर कुछ ज़्यादा फेरबदल ना करें, तो राष्ट्रपति को अंत में मानना ही पड़ जाता है। और या तो अगर नहीं विचार के लिए भेजे तो वो खारिज कर सकते हैं कि ये विधेयक कानून नहीं बन सकता। ऐसे ही धन विधेयक का भी है। पहले वो सब एक तो उससे पहले अनुमति मांगनी पड़ती है राष्ट्रपति से इस विधेयक को पारित करने के लिए, कानून बनाने के लिए, और राष्ट्रपति ये पहले लोकसभा में जाता है विधेयक। राज्यसभा को इस विधेयक में कुछ संशोधन करने के लिए विशेष अधिकार नहीं है। थैंक यू क्लास।